क्लास में कुछ यूनिट वॉल्यूम की और यूनिट कन्वर्जन और उसके बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा था जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो कन्वर्जन्स तो मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। सो अगर आपको अब कहा जाए मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, मोस्ट पॉपुलर कन्वर्जन टू बी यूज्ड इन आवर सब्जेक्ट एंड इन एनी सब्जेक्ट, ये वो कन्वर्जन है जिसमें हमसे गलती होती है, क्योंकि हम याद करके रट के जाते हैं और रटी हुई चीज कभी भूल भी सकते हैं। तो अब आप समझिए, अगर आपको 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है आपको सबको, तो 1 हो जो भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू पे तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही। मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? आई नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एवरीवन। जब ये मीटर है तो इसके ऊपर क्यूब है, 1 मीटर होल क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होल क्यूब। तो ऑटोमेटिकली कितने के बराबर हो जाएगा? 10⁶। तो गलती से भी ये मत सोचना 1 मीटर क्यूब ही तो है, तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो जल्दबाजी में 1 मीटर क्यूब को बच्चों को मैंने करते देखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब दे देते हैं, एंड दे गिव मी 1 मीटर में 100 ही तो होते हैं सेंटीमीटर, बट वो रेज टू पावर 3 भूल जाते हैं। तो यहां ध्यान रखिए 100 की भी पावर 3 है, ठीक है, क्लियर सबको? सो अब इसी तरह से ये भी हो गया, इसका रिवर्स भी करते हैं। अभी थोड़ी देर में दिक्कत आने वाली है आपको, इसीलिए ये सभी लोग यहां देखेंगे, नोट बाद में करेंगे। ये मेरे को डिसाइड करके देगा आज मेरी क्लास लंबी जाएगी छोटी जाएगी, मैं टेस्ट ले पाऊंगी कि नहीं। अगर इसमें कंफ्यूज हुए तो मेरे को थोड़ा लंबा खींचना पड़ जाएगा। इफ somebody ask me 20 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो पहले तो मेरे को 1 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना होगा, इंटू 20 कर दूंगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगेन सेम लॉजिक। 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? 1/100 मीटर। इतना सबको क्लियर है? सेंटी का मतलब यहां क्या लेकर आई मैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा? तो क्या लिख दूं यहां पर? 10⁻⁻�6। भाई क्या दिक्कत है? वहां आपने 6 लिखा था, इसको इधर ले आओ तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, फेयर, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपकी स्कूल की कॉपी में आपको ये करना हुआ, या कोई कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आपके जेई नीट और एडवांस में मिला, उसमें कुछ ऐसा कर रखा हुआ, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कर रखा है। तो ये अगर आप ध्यान दें फिर से, मुझे पता है भाई अभी तक तो आप लोग आंसर पे ध्यान दे रहे हैं, अब आंसर पे नहीं, आप स्टेप्स पे ध्यान दो। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इतने मीटर क्यूब। फिर मैंने लिखा, इसको इजी कर दिया इस तरह से, ये सेंटीमीटर क्यूब यहां लाया जाता है अगर, राइट? तो यहां लाती हूं तो यहां से रब कर दूंगी मैं। What is this quantity means? This is actually unit conversion factor. इसका मतलब भी बताती हूं मैं अभी आपको। ये क्या है? यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है। कभी भी आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर आपको साइड में दिखाना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन फिर से आता है, तो ये आप कहोगे मैम कराई क्यों रही है? तो हम कर सकते हैं, मैं इसलिए करा रही हूं कि बड़े खराब तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिया जाता है, वो खराब तरीका आपको दिखा रही हूं। इफ somebody ask me 20 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, अब जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी इसके बाद, उसमें 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब लिखा मिलेगा। आपको पुरानी यूनिट कैंसिल करती हुई दिखानी मजबूरी है। इफ इट इज डन इन अ साइंटिफिक वे, आपको पुरानी यूनिट कैंसिल करनी है, वहां हम उसकी परवाह नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कन्वर्जन है उसकी यूनिट को नीचे ले आओगे तो क्या बन जाएगा? यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। अब आपको जितने भी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, बस इस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते रहिए। आई नो इट इज नॉट अ वेरी कॉमन वे, वेरी फ्रेंडली वे, बट अगर किसी के स्कूल के पेपर में आ गया, उसको दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा व्हाट इज यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। कोई कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन आ गया, वहां बताना पड़ सकता है। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? नोट हो गया सबके पास? नहीं हुआ तो इसे नोट कर लो, कि क्योंकि मेरे को अगली स्लाइड्स पे इसको यूज करना है। इसे नोट करिए कि कभी भी आप कंफ्यूज हुए यूनिट कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है तो वो आपको पता हो। अब मेरे पास पहले तो मुझे बेसिक यूनिट कन्वर्जन सीखना है, फिर मैं यूनिट कन्वर्जन मेथड पे भी आऊंगी।
इफ somebody ask you 12.3 पिकोमीटर को मीटर्स बेसिक स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो, तो क्या करूंगी मैं? 12.3 पिको की जगह क्या लिख दूंगी? यहां मेरे को यूनिट कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां मेरे को एक यूनिट से पहले प्रीफिक्स लगा था, सिर्फ उसको नंबर देना था, मैंने दे दिया। सिमिलरली यहां क्या करूंगी? माइक्रो है, तो माइक्रो आप क्या करोगे? 15.5 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड। मुझे भी पता है आप सबको ये आता है, आपको भी पता है आप सबको ये आता है। मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूं कि पूरे 2 साल में आपको ये ना रहे, ये डिस्कस नहीं हुआ, मेरे से गलती हो गई, जस्ट इसके लिए। ये सबको पता है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया भी है। ये वाले कन्वर्जन में तो दिक्कत नहीं आएगी, एंगस्ट्रॉम, नैनो, माइक्रो, गीगा, मेगा मैं सिंपल दे दूं तो। अब आ जाते हैं प्रॉपर कन्वर्जन मेथड्स पे। अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन बना के ही यूनिट कन्वर्जन मेथड से दिए जाएं जैसे मैंने कराया, आप फंस गए। आप अपने देसी तरीके पे नहीं जा सकते कि मेरे को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मैं क्यों इस मेथड पे जाऊं। वी विल फोर्स यू, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले आपको फोर्स करेंगे उस तरीके पे जाने में, कि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने तरीके से आ रहे हो, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, तो सिस्टम आपको चैलेंज तो कर सकता है कि आप बताओ, तो वो आप समझो। अगर कोई आपको कहे 1 किलोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, शर्त ही आपसे गलती होती है। इसमें गलती के बहुत चांस है न्यूमेरिकल्स में। पहले आप 1 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करोगे, फिर मीटर्स को आप पिकोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे। रूट आपको पता है कि कंफ्यूज हो जाओगे कभी ना कभी, ये 10 की पावर 12 नीचे लाना है, -12 ऊपर लाना है, क्या करना है इसको। इनमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन किसी दिन, और आप देखिएगा स्कूल पेपर्स में, इतने यार्ड्स को फीट में कन्वर्ट करो और कन्वर्जन फैक्टर दे देंगे, दिस यार्ड इज इक्वल्स टू इतना, दिस इंच इज इक्वल्स टू इतने फीट, वो सारा कन्वर्जन देंगे। तब आपको याद आएगी इस मेथड की, क्योंकि यार्ड्स, इंच, पाउंड्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ये आपका रूटीन लाइफ का काम नहीं है, इसीलिए वहां फंसते हैं हम। तो उसको समझिए बिल्कुल जीरो से, कि अगर मेरे को 1 किलोमीटर को कितने पिकोमीटर है ये कन्वर्जन ढूंढना है, तो मैं कैसे करूंगी। क्वेश्चन ये गिवन है, और ये भी हमेशा गिवन होता है, इसलिए इसका लोड मत लेना हमें पाउंड्स और केजीज याद करना पड़ेगा, हमको ये याद करना पड़ेगा, नहीं, वो कहते हैं वो भी हम दे देंगे। दिख रहा है सबको? ये तो पहले ही सबको पता था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एंड दीज 3। यहां से मेरा क्वेश्चन करने का सिस्टमैटिक तरीका, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, एवरीबॉडी चेक, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। जब भी मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी, मेरे को पुरानी यूनिट काटनी है। तो जैसे भी बताया, मैं किलोमीटर कहां ले आऊंगी? नीचे लाना पड़ेगा मुझे। तो 2 बार नहीं लिखना है, मैंने यहां एरो इसलिए बताया है कि इसी किलोमीटर को आप नीचे लाएंगे। जैसे आप इस किलोमीटर को नीचे लाएंगे, इधर क्या आएगा? यूनिटी 1। इधर 1 आते ही ये आपका बन जाएगा यूनिट कन्वर्शन फैक्टर, क्योंकि टॉपिक चल रहा है यूनिट। यूनिट काटे बिना आप कैसे नई यूनिट में घुस सकते हो? पुरानी यूनिट काटनी पड़ेगी। इसी तरह से अब मैं यहां का किलोमीटर हटा दो बच्चों, चलेगा? अब तुम्हें यहां पर जो है पुरानी यूनिट कट जाएगी, क्यों? क्योंकि अभी वो भी मैं करवा के दिखाऊंगी क्यों कटेगी। अब मुझे किसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर को सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर यही काम करना पड़ेगा, मीटर मेरे को कहां लाना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा, ताकि ये मीटर और ये मीटर कट जाए। लाना इसलिए पड़ेगा कि मेरे को एट द एंड मीटर और मीटर काटने हैं। तो चलिए खैर, मैं यहां पर अभी किलोमीटर रहने देती हूं, आपको दिक्कत ना आए इसलिए। इसी तरह से 100 सेंटीमीटर यहां पर लिखा हुआ है, और ऊपर क्या है? 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इज व्हाट? अगेन 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगी और सेंटीमीटर को नीचे लाऊंगी। ये तरीका होता है यूनिट कन्वर्जन का। अब मैं आपको कहती हूं 15 किलोमीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो देखो कैसे करते हैं। किसको कन्वर्ट करना है? 15 किलोमीटर को। तो मैं आपके सामने करके दे रही हूं 15 किलोमीटर। पहला फैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई करने वाला होगा? 1000 मीटर बाय किलोमीटर। दूसरा फैक्टर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर बाय मीटर। तीसरा क्या होगा? 10 मिलीमीटर बाय सेंटीमीटर। अब ये मेरा कन्वर्जन मेरे को दिखाते वक्त पता चल रहा है, यस, पुरानी यूनिट कटती जा रही है और नई यूनिट अपने आप घुसती जा रही है। आंसर क्या आएगा? 15 इंटू 10 की पावर 3
फिर 10 की पावर 2, फिर एक 10 की पावर 6। जो बचा अगर मैं वो लिखूं 15 इंटू 10 की पावर 6, अब तक आप इतनी ही वैल्यू देते थे, यूनिट नहीं ध्यान देते थे। अब आप देखो कौन कौन सी यूनिट कटती गई और एंड में कौन सी बची, मिलीमीटर। अगर मेरे पास जेई एडवांस में जो लंबे क्वेश्चन आते हैं उसमें एक स्टेप मिस करके कह दिया ढूंढो इसमें से कौन सा स्टेप मिसिंग है, आपको ये मेथड नहीं पता, आप नहीं पकड़ पाओगे, ये पकड़ोगे टाइम बहुत लगेगा। राइट, क्लियर है सबको? ये इस तरह से सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीका होता है करने का। इसे अब अपनी कॉपी में करिए, अगला फिर हम खुद करने की कोशिश करेंगे। इसे अपनी कॉपी में प्रॉपरली करिए। तो मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर पे था, इसको समझते हैं सेकंड वाले को। इसका मैं और नहीं कराऊंगी इस तरह का, एक लास्ट में लूंगी, एक और थोड़ा सा कुछ और करा के, थोड़ा आपको भूलने का मौका देके फिर दोबारा करेंगे। 1 मिलीग्राम को हाउ मेनी केजीज। अब थोड़ा हाथ साफ होना शुरू होना चाहिए। मुझे बता रखा है कन्वर्जन क्या है, मेरे को इस कन्वर्जन की टेंशन ही नहीं लेनी। मिली की जगह 10 की पावर -3 कर दी। 1 मिलीग्राम इतने ग्राम के बराबर है और 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, ये मैं उम्मीद कर रही हूं आपको पता है कि 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है। ऊपर मेरे पास यहां तक किसी को दिक्कत इस कन्वर्जन में, इतना सबको पता है। चलिए अब मैं यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स बनाने शुरू करती हूं। 1 मिलीग्राम अगर मैं देखूं तो किसके बराबर है, 10 की पावर -3 ग्राम। अब मेरे को क्या करना है, mg को नीचे लाना है, इधर मेरे को gm को नीचे लाना है, और मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरे को नोट करके देना है। आप अब मुझे बताइए 150 मिलीग्राम इज हाउ मच किलोग्राम। आई एम वेटिंग। ये पूरा क्वेश्चन करिए और इसका आंसर दीजिए। 150 इंटू 10 की पावर -6 की 7 6। वैसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, 1.5 कर देना, लास्ट क्लास में पढ़ा है, बट चलिए अभी तो आप जैसे भी कर रहे हैं। यूनिट क्या करूं, यहां पे लिखूं केजी। ये चेक कर लेना, पुरानी यूनिट कटनी चाहिए, नई यूनिट आनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन कोई फोर्स करे इस तरह से करो तो ही इस तरह से करो, वरना अपने पुराने तरीके से चलो। इफ somebody force you to follow this method you have to do, otherwise कोई जरूरत नहीं है इसमें घुसने की भी, मतलब कोशिश भी मत करना, अपना जो तरीका चला आ रहा है उसी से करना। पहले बताओ ये एक चीज, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करने का तरीका। फिर मैंने इसको सिर्फ 10 की पावर्स को हैंडल करके यहां लिख दिया। यहां 1 ही लिखना होता है, ये यूनिट दोनों जगह नहीं होती, ये लाके आपको नीचे रखनी है। तो सेंटीमीटर और मीटर क्यूब का कन्वर्जन फैक्टर है ये। अब तुम्हें कोई सवाल देता है 20 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो तुम उस 20 सेंटीमीटर क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करते हो, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। पहले मैंने यहां बता के फिर वहां एक साथ कर दिया कि तुम्हें लंबा ना लगे। हर एक के लिए पहले तुम 1 निकालोगे, ये करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, एक साथ ही कर दिया। पता ही है इसके लिए 1 जब निकालूंगी, मतलब यहां क्या हो रहा है, मैंने देखो यहां किया ये, पहले मैंने इसके लिए 1 निकाला था, किलोमीटर मिटाया था और यहां लिखा था। यहां हम बिल्कुल सही थे। अगर कंफ्यूजन हुआ है तो लेट्स डू दिस। ऐसे ही यहां पर भी फिर 1 जाता, वो 1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक का 1 1 1 लाने के बजाय मैंने एक साथ कर दिया, बस ये फर्क है। ठीक है, क्लियर? डिराइव्ड यूनिट्स, यस आप सबको पता होंगी, बट स्टिल जस्ट टू गो फॉर इट वंस। बेसिक यूनिट 7 थी, लास्ट क्लास में हमने देख ली थी। अमाउंट, इंटेंसिटी, सबकी सब जो भी मैंने लिखी थी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, सारों की आपके पास थी। उन्हीं बेसिक यूनिट्स को यूज करके डिराइव्ड यूनिट्स निकाले जा सकते हैं, यानी कि 7 बेसिक। देखिए कलर भी मेरे पास विबग्योर में 7 ही है, यूनिट्स भी मेरे पास 7 ही है, राइट? तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं, वॉल्यूम की कोई मेरे से यूनिट पूछे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज मीटर क्यूब, ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। ऐसे ही एरिया, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है फोर्स डिस्कस करने में। फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट आप जानते हैं केजी आएगी, जब आपसे पूछे जाएगी आप दे दोगे। वेलोसिटी की क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की एक और, पर सेकेंड। तो आपको पता है यहां पे आप क्या यूनिट रिपोर्ट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, न्यूटन।
राइट। तो अब हम न्यूटन यूज करेंगे काफी, तो आपको पता हो ये फोर्स की यूनिट है, और उसको भी आपको प्रॉपर इलेबोरेट करना आना चाहिए। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। इसी तरह से डेंसिटी कोई दे सकता है मेरे को? नहीं, डेंसिटी नहीं, माई इंटरेस्ट इज प्रेशर। छोड़ो, कर लोगे डेंसिटी तो। माई इंटरेस्ट इज प्रेशर यूनिट, बिना पेन के वैसे दे सकते हैं आप लोग। अरे भाई, पास्कल कौन पूछ रहा है? मैं न्यूटन पे फोर्स न्यूटन खत्म करके चली क्या? मैंने ये सारा प्रोसेस किया ना। मैं इतनी उम्मीद करती हूँ, फोर्स की ऊपर से उठा ली, और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, उनको रिलेट करके आप बड़ी इजीली मेरे को प्रेशर की यूनिट दे सकते हैं। हाँ, इसको पास्कल कहते हैं, वो बाद की कहानी है। तो फटाक से पास्कल पे कूदिए मत। मेरे को न्यूटन में यूनिट चाहिए, मेरे को पास्कल में उसकी केजी मीटर सेकंड की फॉर्म में यूनिट चाहिए, बिकॉज टॉपिक चल रहा है डिराइव्ड यूनिट्स, नॉट बोरोड। ये उधार ले ली हमने नाम। पास्कल को रिस्पेक्ट देना हुआ तो प्रेशर की यूनिट उनके नाम पे कर दी। न्यूटन को तो खैर रिस्पेक्ट दे ही रहे हैं, हमें एक पूरा सब्जेक्ट डाल रखा है उनके लिए, फिर भी उनको एक यूनिट दे दी। ऐसे ही साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे यूनिट चल पड़ी, वो अलग बात है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? अब एक आखिरी चीज मैं यूनिट्स में लेके आज के डिफरेंट टॉपिक पे जाती हूँ, दैट इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी, प्रेशर की यूनिट्स में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हर एक की कॉपी में नोट होना चाहिए, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। पूरे 2 साल आज के बाद से जितनी फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, सब जगह प्रेशर की यूनिट में तुम लोग मेरे से पूछोगे पूछोगे तो मैं आज की डेट याद दिलाऊंगी कि मैंने बता रखा है प्रेशर का क्या यूनिट सिस्टम होता है। चलो तुम लोग पहले नोट कर लो, फिर तुम्हें प्रॉपर समझाती हूँ ये आई कहां से चीजें, क्या मतलब है इनका। रूम में जो आपके ऊपर एटमॉस्फेयर है, ये आपके ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं कहूं इस रूम का टेम्परेचर नापो, तो आप कहोगे एक थर्मोमीटर दे दो हमको। नॉट दैट क्लिनिकल जो आप लोग फीवर नापने के लिए करते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर के लिए अलग थर्मोमीटर होते हैं। कभी आप लैब में देखें, आई डोंट नो इन योर स्कूल लैब और नॉट, इतनी इक्विप्ड है कि नहीं, एक दीवार पे चिपका हुआ होता है थर्मोमीटर, और उस पे टेम्परेचर पता लगता है कि रूम का क्या है। तो आप एक थर्मोमीटर से टेम्परेचर रूम का बता सकते हैं इजीली। अगर मैं कहूं इस रूम का प्रेशर बताओ, तो क्या तरीका है? मेरे पर कितना दबाव है, कितना प्रेशर है। फ्लाइट्स में देखें, आपको बताया जाता है सिक्योरिटी मैनुअल में कि भाई प्रेशर कम होगा तो ये पंप आ जाएगा और मुंह पे लगा लीजिएगा, ऑक्सीजन हाई प्रेशर से दी जाएगी। कोविड में आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन इनहेल कर तो रहे हैं, लेकिन लंग्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्योंकि लंग्स में इंफेक्शन हो गया, तो लंग्स उस ऑक्सीजन को प्रॉपरली ब्लड के थ्रू हार्ट और ब्रेन तक नहीं पहुंचा पा रही। तो आपको हाई प्रेशर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं जो क्लिनिकली, वो हाई प्रेशर से ऑक्सीजन दी जाती है कि अगर आधी अधूरी भी लंग्स काम कर रही तो इतनी ऑक्सीजन डाल दें कि वो पहुंच जाए। तो प्रेशर का मतलब है कितना, बहुत सिंपल लैंग्वेज, कितने फोर्स से आपके ऊपर एटमॉस्फेयर अपनी तरफ से कितना फोर्स लगा रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही तो प्रेशर कहते हैं आप। तो प्रेशर वर्ड आपको इन सारी जगहों में सबसे कॉमन वर्ड जो मिलने वाला है साइंस सब्जेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके ऊपर एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगा रहा है, तभी आप जीवित हैं। अगर ये एटमॉस्फेयर हट जाए, इस प्रेशर के बिना हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप माउंटेन्स पे ऊपर जाते हैं, ये प्रेशर कम होता जाता है। कितनी, जैसे जैसे आप हाइट्स पे जाएंगे प्रेशर कम होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, एंड यू हैव टू बी विद योर ओन ऑक्सीजन सिलेंडर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे नापा जाता है, उसके लिए भी हमें लगता है कोई थर्मोमीटर जैसा कोई मीटर चिपका दो और हमें पता चल जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारी यूनिट समझ ही तब आएंगी जब आपको पता हो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापते कैसे। मिलीमीटर सेंटीमीटर कहां से आ गया, लंबाई थोड़ी नाप रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम आपके जितने थे हमारे पास केमिस्ट्री टीचर ही था, पता नहीं कैसे रट रट के काम चलाया 760 मिलीमीटर एचजीज। हमने तो ये भी नहीं सोचा गया उस वक्त एचजी तो मरकरी होता है, कि क्या है प्रेशर, मतलब कैसे नाप रहे हैं प्रेशर। तो अब आप समझिए, अगर बात नहीं करना कोई भी प्लीज है, कंफर्टेबल मत हो जाओ सौरिश तुम ज्यादा। एक कंटेनर भर के मैंने मरकरी का रखा इस वक्त इस रूम में, मुझे इस रूम का प्रेशर चाहिए, तो मरकरी का कंटेनर भर के रखा, उसके अंदर उल्टी एक ट्यूब डाल दी। अगर एटमॉस्फेयर ना होता ऊपर से प्रेशर लगाने वाला, तो क्या सिचुएशन आती? आपने ये मरकरी भर रखा है, इसके अंदर आप उल्टी ट्यूब लगा देते, उसके अंदर भी इतना ही रहता मरकरी।
लॉजिकली, राइट? लेकिन एटमॉस्फेयर, खुली हवा जो है, ये पूरा एटमॉस्फेयर जो, अगर मैं ये सेटअप यहां लाऊं तो ये होगा। अब इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा बच्चों, तो क्या होगा? ये मरकरी ऊपर चढ़ेगा। इसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? ये मरकरी ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते ये मरकरी यहां तक आया, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो स्केल बना हुआ था, ये मिलीमीटर में बना हुआ था। तो मरकरी को आप 760 मिलीमीटर हाइट तक ऊपर ले जा सकते हो, अंडर द फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये था एटमॉस्फेयर का प्रेशर। आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा, वो कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। रो एच जी, रो इज डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, कि भाई वाटर नहीं चढ़ेगा इतना ऊपर शायद जितना मरकरी चढ़ जाए, या कोई और लिक्विड लें तो क्या होगा। तो H इज हाइट ऑफ द कॉलम एंड G इज अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है ना, यानी कि वो प्रेशर ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा था। फिजिक्स में पढ़ेंगे प्रेशर का फॉर्मूला इज रो एच जी। मैं क्लास 12th में पढ़ाऊंगी, जब हमारे 12th के चैप्टर में प्रेशर को डील किया जाएगा, तब मैं ये फॉर्मूला लूंगी, उससे पहले मैं नहीं लूंगी। वन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से हमेशा लगने वाला प्रेशर इज 760 मिलीमीटर एच जी। उसी को 1 बना लिया। भाई ये मिलीमीटर एच जी चल रही थी पुरानी यूनिट, फिर उनको लगा हर जगह प्रेशर मल्टीप्लाई करने में मैं 760 मल्टीप्लाई करे जा रही हूँ, बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, और मुझे कम से कम भी हजारों जगह यूज करना है। लेट्स मेक इट सिंपल। तो 760 मिलीमीटर एच जी को 1 एटमॉस्फेयर बना दिया। न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन बचाओ। 760 मिलीमीटर को मैं 76 सेंटीमीटर भी कह सकती हूँ। फिर एक साइंटिस्ट आए टॉर, उन्होंने प्रेशर की फील्ड में कुछ किया, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए मिलीमीटर एच जी की जगह उनका सरनेम दे दिया टॉर। तो 1 एटमॉस्फेयर इज 760 मिलीमीटर एच जी, और 760 टॉर सेंटीमीटर करना है तो वो तो खैर आपके लिए नॉर्मल कन्वर्जन है। ये तो हुई फाइट, नापते कैसे हैं। फिर आया ये मतलब है क्या, जिसका मन कर रहा है मिलीमीटर एच जी कर लो, कोई कर रहा है सेंटीमीटर, कोई कहे मैं तो किलोमीटर में करना चाहूंगा, मेरे को तो 10 की पावर्स में जाना है। फिर टॉर आ गए, फिर कुछ आ गया। तो देयर वॉज अ नीड टू ब्रिंग इन सम रूल, सम कंट्रोल ऑन यूनिट्स। तो जब तक चल रहा था। एक और यूनिट जो सबसे ज्यादा डीपली रूटेड है केमिस्ट्री में, वो है बार। कोई ऐसा ही नहीं है इनमें से, अभी तो ऐसा ही आया ही नहीं है। आप पास्कल पास्कल जो बोल रहे थे, वो तो बहुत लास्ट में आएगा। बार और एटमॉस्फेयर, क्लास 12th में आप फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेरे से सवाल ही यही पूछने वाले हैं, मैम बार में कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेयर में कितना होता है। एटमॉस्फेयर में कितना, एटीएम में 1, बार में कितना, अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेते हैं। ये तो सिर्फ कन्वर्जन करा रही हूं तो आज बता रही हूं। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 बार, बट अप्रोक्सीमेटली दोनों को 1 ले लिया जाता है कि क्या ही फर्क है, डेसिमल के बाद कितनी देर बाद जाके फर्क आ रहा है, तो दोनों को 1 ले सकते हैं। इसी तरह से 1 बार इज हाउ मच एटमॉस्फेयर। इसका बड़ा रेयर यूज होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर और बार में एक रिलेशन है। दोनों को एकदम आंख बंद करके सेम नहीं मान के चलेंगे। लास्ट इज, फिर जरूरत पड़ी भाई ऐसा ही लगाओ, एटमॉस्फेयर का नॉर्मल टेम्परेचर हर वक्त ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे हम हैं, सी लेवल से एक पर्टिकुलर हाइट पे, उस पे कितना है 1 एटमॉस्फेयर। उसको पास्कल्स में तब कन्वर्ट किया गया 101,325, अगेन अ बिग नंबर। तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करके हम 1 इंटू 10 की पावर 5 कर देते हैं, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर इज 10 की पावर 5 पास्कल्स, प्रेशर की यूनिट ये रही। और पास्कल वैसे आप मुझे बता ही चुके हैं, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या है, अब तो न्यूटन कर दूं मैं। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो पास्कल इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक फिर एक यूनिट कन्वर्शन चेक, देखना मैंने क्या किया है। ये शायद आपकी डीपीपी का है। हाँ जी। हाँ, जल्दी एक्सपैंड भी हो जाता है। एक्सपैंड हो जाए ना, जल्दी टेम्परेचर पता लग जाएगा, मेरे को घंटा नहीं वेट करना पड़ेगा कि मैं थर्मोमीटर रखूं और 1 घंटे बाद टेम्परेचर क्यों देखूं। जल्दी एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, जल्दी रिजल्ट दे देता है। तो आई नीड नॉट टू वेट टू लॉन्ग फॉर दिस। ठीक है, अभी और हैं थर्मोमीटर में यूज होने वाले केमिकल, मैं भी बता नहीं सकती हूँ, वो गैलियम वगैरह आएंगे। जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि देर आर, इवन इंडस्ट्री में मेरे को थर्मोमीटर जो चाहिए वहां मरकरी कामयाब नहीं है, बॉयल हो जाता है, तो उसके लिए अलग है। विल डिस्कस दैट। चलिए, थोड़ा सा भुलवा दिया मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन, ये मेरा ही तरीका है। अब दोबारा देखते हैं, बीच में थोड़ी सी थ्योरी आई, अब फिर सोचते हैं।
ये मेरे को मिलने वाला सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, शायद ऐसा ही कुछ डीपीपी में मिलेगा। ये जो डीपीपी आपके पास जा चुकी है पहली, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं। हो सकता है सिमिलर ना, सेम ना मिले, सिमिलर मिलेगा। तो पहले इसको समझना, नोट करने से पहले एक आखिरी बार कोशिश और है। और अगर इसमें दिक्कत हुई तो अगली क्लास में आप मुझे पकड़ लेना, मैं शुरुआत फिर इनसे करा दूंगी, नो वरीज। मुझे कहा जाता है 1.54 मिलीमीटर पर सेकंड को पिकोमीटर माइक्रो सेकंड में करिए। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, एक बारी को पढ़ के तो झटका लगता है, और फिर बच्चे क्या करते हैं, जो जो रूटीन तरीका है, मैंने देखा है, मेरे मना करने के बाद भी मानते नहीं है। दिस, और यहां पर 1 सेकेंड पर सेकेंड लिखा है ना, यहां पर मिलीमीटर, इसको अलग माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या किसमें, पिकोमीटर में। इसको अलग माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और फिर वाइंड अप करके दे देते हैं। गलती का चांस है, और कर भी सकते हो, बहुत कम चांस है गलती का, कर लेना जहां ये ना कहा जाए कि ऐसे ही करो। जहां मैंने क्वेश्चन में ऐसे ही करने को कह दिया, फिर तुम चाहे आंसर तुम्हारे पास है, तुम करेक्ट ऑप्शन नहीं चूज कर पाओगे, क्योंकि मेरे को तो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर की भाषा में चाहिए। तो अब देखिए कैसे, पहले मैं मिलीमीटर को हैंडल करूंगी, सेकंड को टच भी नहीं करूंगी। तो 1.54 मिलीमीटर मेरे को पता है पहले से ही। अगर इसको मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मिली माने 10 की पावर -3, -3 मतलब नीचे क्या ले आऊं, 1000। और इधर वाले मिलीमीटर को ऑलरेडी मैं नीचे ला चुकी थी, राइट शाइला। यहां पे 1 था, और पर सेकंड मैंने अभी प्रिजर्व करके रखा है, मैं अभी यूज नहीं कर रही। तो यहां मैं 1.54 पर सेकंड लाई, और उसको मल्टीप्लाई किससे किया, इस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से। तो मिलीमीटर और मिलीमीटर कट गया। अब इसके बाद मीटर का और पिकोमीटर का कन्वर्जन फैक्टर उठा के लाई, मीटर और मीटर कट गया। किसी को डाउट हो ये कैसे लाए, तो मैंने लिखा है, मुझे पहले ही पता है 10 की पावर -12 मीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर। तो 1 मीटर कितना होगा, इतने पिकोमीटर। देखिए यही यूनिट कन्वर्जन फैक्टर मैंने यहां यूज किया, बस मीटर को नीचे ले आई, तो ये मीटर पुराने मीटर से कट गया। तो पिकोमीटर का कन्वर्जन तो हो गया। सेकंड अभी मैं नीचे चलाई जा रही थी, सेकंड अभी भी नीचे पड़ा हुआ था। तो अब उस सेकंड को हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, देखिएगा। 10 की माइक्रो का मतलब क्या है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 सेकेंड इज 1 माइक्रो सेकेंड। और ये सेकेंड और ये सेकेंड भी कट गए, क्या बचा मेरे पास, माइक्रो सेकेंड। अब इकट्ठा करके आप लिख के करिए अपनी कॉपी में नोट कि इसका आंसर क्या आएगा। If somebody force you to follow this method, then do. Otherwise, feel free to do whatever way you like. जो भी आपको 9th-10th क्लास में सिखाया गया है, आप उस तरीके से करें, आपको सही मिल जाएगा। बस कहीं अगर हम फोर्स करें तो आप ब्लैंक नहीं हो सकते, हमें तो आता ही नहीं। अगर आपको कोई कहे आपके 500 में से 300 मार्क्स आए हैं, उसकी परसेंटेज निकालो, निकाल सकते हैं, बस ये वही है। टोटल में कितना, इनटू 100। तो मास परसेंट का मतलब है किसी एक सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th का पहला फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर इसी पे आएगा, परसेंटेज, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वगैरह वगैरह। और बढ़िया हम परेशान होते हैं उसमें। 10 ग्राम शुगर अगर 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व की है, तो आई थिंक हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपके पास यहां पर परसेंटेज निकल आई। सो मैंने ये नोट करने को मना किया, आपको दिख रहा होगा, नोट करने लायक चीज नहीं है। आपको बस परसेंटेज का फॉर्मूला सबको पता है, बट आज अब हम इसको एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो मास परसेंटेज आपको यूं दी जाती, बस इतना इजी नहीं देंगे, खैर चीजें आएंगी, मास परसेंटेज को लेके इकट्ठे क्वेश्चंस आएंगे। तो मास परसेंटेज तो चलिए हम निकाल लेंगे, जब भी कोई मुझे कहेगा यूरिया में नाइट्रोजन कितनी है, परसेंटेज निकालो उसकी, ये क्वेश्चन होगा थोड़ी देर में, तो आप मेरे से पूछ लोगे यूरिया का मास बताओ भाई, मैं यूरिया का टोटल मास बता दूंगी, फॉर्मूला बता दूंगी। आप देखोगे उसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का मास 14 और 14 28 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। बस ये है सबसे मुश्किल क्वेश्चन मास परसेंटेज का, कराऊंगी मैं थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले क्लास 9th के चैप्टर पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मासेस बताए गए हैं। तो उसको रिव्यू करते हैं हम कैसे। जब एटॉमिक मास नापने और देने की लड़ाई चल रही थी, तो सीधे ही कार्बन नहीं आया था, कार्बन स्केल, पहले हाइड्रोजन स्केल निकाला गया, सबसे हल्के को स्टैंडर्ड बनाओ। अगर किसी ने वजन तोलना है एटम का, तो सबसे लाइट एटम को स्टैंडर्ड बना लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में कितना हैवी है। हाइड्रोजन स्केल आया, ऑक्सीजन स्केल आया, क्लोरीन स्केल आया, सारे फेल हुए।
कार्बन स्केल सबसे ज्यादा कामयाब हुआ। अब वो स्केल है क्या वो समझिए। आपकी क्लास 9th की बुक में शायद वाटरमेलन दे रखा है एक, और एक वाटरमेलन को एक कार्बन का एटम मान लिया। अभी कोई ग्राम व्राम नहीं लेके आएगा बीच में, राइट? मास हम रोजमर्रा की जिंदगी में ग्राम में तोलते हैं, यहां ये रोजमर्रा की जिंदगी नहीं, सो डोंट ब्रिंग ग्राम्स यूनिट हेयर। एक कार्बन का एटम जिसको हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक है, उसके 12 टुकड़े किए गए बराबर बराबर, और उसके एक टुकड़े को यहां से निकाल के मैंने बाहर रखा। इसको सबसे हल्का माना गया बजाय हाइड्रोजन को सबसे हल्का मानने के, और इसके मास को स्टैंडर्ड मान लिया गया 1। ये इतना हल्का था, लाइटेस्ट पॉसिबल मास था, इसीलिए इसको मेरे को कुछ तो नया नाम देना था, यूनिट तो दिया। एटॉमिक मास के लिए एक स्पेशल यूनिट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 कब है, जब आप कार्बन एटम के एक हिस्से को, 12 में से एक हिस्से को बाहर निकाल के लाओगे। तो एक ट्राइंगल जो था वो 1 AMU मान लिया। इमेजिन यही करो, कार्बन के पूरे एटम में से मैंने ये एक ट्राइंगल निकाल के तराजू के एक साइड रख दिया। ये जो तराजू के एक साइड रखा है, इसका मास कितना है? कार्बन के मास को 12 मान लिया क्योंकि 12 टुकड़े किए, और एक टुकड़े का मास कितना दिया? 1। तो कार्बन का मास कितना होगा? 12 AMU। मैंने इसका एक टुकड़ा निकाला और तराजू के एक साइड रख दिया, दूसरी साइड अब मैंने हाइड्रोजन एटम लाके रखा, बराबर आ गई दोनों। मतलब हाइड्रोजन का मास कितना था? 1 AMU। फिर मैंने तराजू के, इससे बहुत ध्यान से सुनना, इसको किताबों में नहीं बता रखा, ये अंडरस्टूड मानेंगे। फिर मैंने उस तराजू के इस साइड से एक हाइड्रोजन हटा के एक ऑक्सीजन रख दिया। ऑक्सीजन इतना भारी था कि ये तो बहुत ऊपर गया, मेरे को ऐसे 16 ट्रायंगल रखने पड़े, तब जाके दोनों बराबर हुए। मतलब ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 AMU। मैंने नाइट्रोजन रखा तो मुझे इधर कितने रखने पड़े? 14 टुकड़े। तो नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 AMU। ये एक स्केल तैयार करके दे दिया इस शर्त पे, भाई ये ट्राइंगल ही रखोगे तराजू के एक साइड, और इसका मास 1 AMU। आप रोजमर्रा में देखें वेट ऐसे ही नापा जाता है। अभी तो चलो डिजिटल आ गए, तो डिजिटल आने की वजह से बच्चों को पता भी नहीं होता कई बार तराजू का कॉन्सेप्ट क्या है, कि वो एक साइड 1 kg का वेट रखते हैं और इधर वो आपको आलू तोल के देते हैं कि हाँ जी बराबर हो गया। अब तो बड़ा रेयर मिलता है ये वाला बैलेंस, या स्प्रिंग बैलेंस मिलते हैं रद्दी वालों के पास, और छोटे से छोटे सब्जी वाले के पास डिजिटल मिलता है। तो वहां डिजिटल जो भी है खैर, लेकिन बेसिक लॉजिक बैलेंस का यही है। तो इस तरह से हमने AMU यूनिट का इजाद किया। धीरे धीरे इस AMU को कन्वर्ट करके नाम क्या दे दिया? U। तो जब मैंने लिथियम मेजर करना चाहा, वो 6 टाइम हैवी निकला 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 से। तो वो कितना मास? 1/12 पार्ट को ही तो 1U किया था मैंने एक छोटे ट्राइंगल को, तो इसका मास कितना आया? 6U। इस तरह से ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, और मैग्नीशियम का 24। आपको याद नहीं करना मास, मैं आपको बता रही हूं। तो ये स्केल आया, ये आपको भी नोट करने की जरूरत नहीं, क्लास 9th का कंटेंट है। तो बस इतना पता होना चाहिए, C12 स्केल चला, सबसे कामयाब स्केल। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, क्लोरीन का मास कितना होता है अगर किसी को याद हो? 35.5। जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास क्या बताया था समीर? मैंने एटॉमिक मास क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या कोई नंबर डेसिमल में हो सकता है? तो क्लोरीन का मास आप 35.5 कैसे दे सकते हो? या तो तब आपने डेफिनेशन गलत दी, या अब आप गोलमाल कर रहे हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में मुझे पता है काफी लोगों को इसकी वजह पता है, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, कि किसी एक को भी नहीं पता तो उसके लिए बता रही हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप कहते हो एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इस चैप्टर में आप आके मेरे को कह रहे हो मैंने क्लोरीन का एक एटम इधर रखा और इधर मेरे को 35.5 रखने पड़े, तो मास आप 35.5 कह रहे हो। या तो तब आपने एटॉमिक मास की वैल्यू, सॉरी, डेफिनेशन गलत दी, या आज आपने गलत दी। नहीं, ये गलत नहीं है। तो अब इस सवाल पे आते हैं हम, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास 15.995 आया, हाइड्रोजन का मास 1.008 आया। भाई फ्रैक्शनल कैसे आ सकता है? ये तो गिनती है, गिनती कब से फ्रैक्शनल आ गई? तो अब आप यहां से, ये वो हिस्सा है जो आपके इवैल्यूएशन का है, आपको सॉल्व करना है, आपको नोट करना है कि हमें पता है एटॉमिक मास इज अ नंबर विच इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
उसके बावजूद भी हाउ इट इज कमिंग अ फ्रैक्शनल वैल्यू, ये आपको पूछा जाता है सवाल। आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, कहानी नहीं सुननी, एग्जाम्पल देना होता है कि एक्चुअली में क्या होता है। जो आप एक एटम का मास रिपोर्ट करते हो, जैसे क्लोरीन का, ये क्लोरीन अकेले का मास नहीं है, क्लोरीन नेचर में आइसोटोपिक फॉर्म्स में मौजूद होता है। क्लोरीन के दो तरह के आइसोटोप होते हैं, एक का मास होता है 35 और एक का मास होता है 37। अब इसकी कितनी परसेंटेज, इसकी कितनी परसेंटेज, ये एवरेज मोलर मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है, सॉरी। तो एवरेज निकालने में डेसिमल आ जाएगा कि मैंने आपको एक सैंपल दिया क्लोरीन का, उसमें 20 तो क्लोरीन 35 वाले हैं, 3 क्लोरीन 37 वाले हैं। जब आप उस डब्बे का एवरेज मास रिपोर्ट करोगे तो आ जाएगा फ्रैक्शनल, क्योंकि आपको एवरेज देना है, राइट। तो इस वजह से मेरे पास फ्रैक्शनल मास आया। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। किसी को नोट करना है तो करिए, मैं इसके सीधे क्वेश्चन पे जाऊं जो न्यूमेरिकल आता है इसका। ये आज भी मैं पूरी क्लास करने के लिए छोटी छोटी थ्योरी ढूंढ के लाई हूं। अब थ्योरी नहीं होगी, अब अगली क्लास से बहुत एक्टिव होके सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करने हैं। तो चाहे नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरोन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इन सबके आइसोटोप्स थे। कैसे इनका मास निकालते हैं, अगला क्वेश्चन वो करेंगे। लेकिन पहले आपको ये पता हो, अगर पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, आपको बताना आना चाहिए कि एक्चुअली वो आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ दैट एटम। यहाँ मॉलिक्यूलर की जगह ना बच्चों एटॉमिक कर लेना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। मॉलिक्यूलर अगली क्लास से शुरू करेंगे, आज तो सिर्फ एटम। कि अगर क्लोरीन का सैंपल आपको देते हैं, हम सबको पता है क्लोरीन के एटम के ये दोनों मासेस हो सकते हैं, 35 भी और 37 भी, और रेशो दे दिया 3:1। मतलब क्या है, हर चौथा ये होगा, 3 के बाद हर चौथा ये होगा। तो आप एवरेज मास कैसे निकालोगे बच्चों, 3 इंटू 3 कौन से वाले, 35 वाले, एक कौन से वाला 37 वाला, टोटल कितने लिए 4। ये बात ध्यान रखना, हर बार 100 से डिवाइड नहीं करना है, जितने टोटल लिए 4, ये आपके पास एवरेज मास आएगा। और ये एवरेज मास जो आया वो 35 पॉइंट वॉट एवर जो भी आया, 36 आया, ये तो मैंने रैंडमली ऐसे दे दिया, मुझे नहीं पता एवरेज मास कितना आया। आप जो ये एवरेज मास निकालेंगे चांस पूरा ही आएगा 35.5, तो वही आप रिपोर्ट करते हैं। तो एवरेज का मतलब अब समझे, समझ तो सबको थी, शायद ये सबने क्लास 9th में किया होगा, बिकॉज मैंने देखी है क्लास 9th की एनसीईआरटी, बकायदा इस पे क्वेश्चन भी है। तो अब जरा मुझे ये सॉल्व करके देखना है कि क्या मैं सॉल्व कर पाती हूं। मेरे साथ समझिएगा, इसको सॉल्व करने का छोटा रूट, इजीएस्ट रूट मैक्सिमम लोगों को आता होगा। आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए प्योर रेपिटेशन चल रहा होगा, और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्लास 9th का रेपिटेशन चल रहा होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज दिस, आई कैन हैव एन आइडिया, ये तो फ्रैक्शनल है, दिख रहा है फ्रैक्शनल है। व्हाट शुड बी द रेशो, अब के इन्होंने आइसोटोपिक रेशो पूछ लिया आपसे, what should be the isotopic ratio of these two, 15 and 14? अगर उनके masses respectively 15 वाले का इतना था, 14 वाले का इतना था, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगी, मैं सॉल्व करवा रही हूं आज, अगली क्लास से आप करेंगे। भाई किसी एक का मैंने परसेंटेज क्या मान ली, x माननी पड़ेगी, x, क्योंकि मेरे को परसेंटेज मिल जाए तो मैं रेशो दे ही दूंगी, फिर तो आ ही जाएगा। और दूसरे की परसेंटेज क्या माननी पड़ेगी, 100 माइनस x। इसका मतलब क्या है, अगर 15 वाले नाइट्रोजन मौजूद थे x, तो 14 वाले नाइट्रोजन कितने मौजूद थे, 100 माइनस x, ये थे। तो अब मेरे को इसका एटॉमिक मास अगर निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगी, ऊपर देखिएगा, x इंटू 15 वाले का मास कितना है बच्चों, 15.001 प्लस दूसरे वाले का मास कितना होगा, 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 14.00307 डिवाइडेड बाय 100। टोटल 100 लिए ना, 100 में से x थे 15 और 100 माइनस x थे 14, तो इसको किससे डिवाइड करूंगी मैं,
100 से। मेरे को एवरेज मास ऑलरेडी नाइट्रोजन के सैंपल का दे रखा है, इससे मेरे को क्या निकालना है, x। अगर आपने ये कैलकुलेशन बीच में छोड़ी तो आपके वो 2 नंबर या कह लीजिए 4 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वो गया। यहां पे मतलब कॉन्सेप्ट नया नहीं था, अब ये कैलकुलेट कौन करे, ये प्रॉब्लम है। बस इसको कैलकुलेट करना आपको दिखा रही हूं, जब मैं कर सकती हूं आप लोग मेरे से बेटर कर सकते हो। ये तो खैर कुछ है ही नहीं, ब्रैकेट खोला, दिस दिस, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, जरा देखिए। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा आपके सामने, राइट। माइनस एक्स है तो ये माइनस, कोई लंबा छोड़ा कैलकुलेशन नहीं है। ये 100 में उधर ले गई, आ गया। इससे मेरे पास x निकल के आया 0.363 परसेंटेज में ऑलरेडी, यानी नाइट्रोजन 15 जो मौजूद था वो इतना परसेंटेज था, तो 14 कितना मौजूद था, 99.63%। इतने में हम थक लेते हैं और हम ये सोचते हैं आंसर आ गया, और ऐसा ऑप्शन मिल भी जाएगा, टिक भी कर दोगे। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा था वो खेल हो जाता है हमारे पास, रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज। तो मैंने रेशियो निकाला दिस, इसे सॉल्व करके ये मेरा आंसर होगा। क्लियर हुआ सबको? नोट करना है तो करिए, ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन है। नहीं नोट करना कि हम खुद कर लेंगे, फिर आप लोग खुद कर सकते हैं। आज के टेस्ट में मैंने इस पे डिफरेंट केस पे क्वेश्चन दिया भी है कि अगर आपको लगता है कि ये मैं खुद कर सकती हूँ, कर सकता हूं, तो आज के टेस्ट में मुझे वो मौका मिल जाएगा। सो ना भी नोट करना चाहें तो भी चलेगा। अब जो भी चलेगा थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट सा हो जाएगा। अब देखिए एटॉमिक वेट, मैंने यहाँ एटॉमिक मास की जगह वेट लिखा है, आपको पता है दोनों में कोई फर्क नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं। एटॉमिक वेट निकालने का एक और तरीका होता है, या एक जनरलाइजेशन है, नॉट तरीका। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट उसकी स्पेसिफिक हीट से अगर मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.4 के बराबर होती है। आपको लगेगा ये अभी क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि टॉपिक चल रहा है एटॉमिक मास। किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्लास में ये स्टेटमेंट कभी भी आ सकता है आज के बाद, आपको पता हो कहीं आपको बताया गया है। और इस लॉ को एक साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, लिखिए सभी लोग, डुलोंग पेटिट लॉ। दिस इज डुलोंग पेटिट लॉ। कोई भी, और ये सिर्फ एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं, क्योंकि इसमें वर्ड एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं है इसके अंदर। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, अभी तो आपको वैसे स्पेसिफिक हीट भी नहीं पता क्या है शायद, और पता करना भी मत अभी, जब जब आएगा टाइम हम कराएंगे स्पेसिफिक हीट पे, पूरा एक लेक्चर लगेगा थर्मोडायनेमिक्स में। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 ऑलवेज फॉर एनी एलिमेंट, बट ओनली एलिमेंट, नॉट कंपाउंड्स, नॉट मॉलिक्यूल्स। ड्यूलोंग पेटिट लॉ। चलिए इसके बाद मेरी क्लास अगर मुझे बताना चाहे H2SO4 का अब मैंने एटॉमिक मास को एकदम से क्या ले आई, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम्स को कंबाइन करके जो बनता है वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। इसका कोई मेरे को मास देना चाहे, इफ सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, गर्ल्स शट योर माउथ, बॉयज ओपन योर माउथ। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98, यूनिट क्या दोगे, AMU, बस ग्राम मत बोल देना। मेरे को सिर्फ यही देखना था कि फ्लो में आप कर ही नहीं आ रहे ने, वो गलती मेरी इच्छा थी वो करे। 98 ग्राम्स बोले और मैं पकड़ू, वो मौका मुझे मिला नहीं। इट हैज टू बी 98 U, नेवर ग्राम। व्हाई? बिकॉज आई एम टेलिंग यू अबाउट वन मॉलिक्यूल। चलिए इसका, ये ग्लूकोज है 180, कुछ को याद है, बहुत बढ़िया बात है। ये है यूरिया, चेक, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 60, यस। यूरिया का मास इज 60, एक मॉलिक्यूल का। इसमें पेन मत यूज करना बच्चों, इट्स गुड फॉर यू। तो अब मैं ये पूछ नहीं रही चारों। S8 सल्फर का 32 होता है, आज ही यूज होगा। वेपर डेंसिटी को डबल कर दो तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास। ये भी 9th 10th में कहीं ना कहीं आपको पक्का बताया गया है।
तो ये सारे आप देख रहे हैं आज जो टॉपिक हैं सब बिट्स एंड पीसेस हैं, एक से दूसरा ढंग से कनेक्टेड भी नहीं है। अब हम एक ढंग का टॉपिक करते हैं, आखिरी टॉपिक फॉर टुडे, जिससे कि मैं कनेक्ट कर सकूं ये मैंने आज जो पढ़ाया इतनी देर में उसको कहां लेके जा रही हूं मैं। तो उससे पहले मेरी क्लास बताए परसेंटेज और ये कैलकुलेशंस हैंडल हो जाएंगी एवरीवन? तो अगर हैंडल हो जाएंगी तो क्या ये दो क्वेश्चन बिना पेन उठाए आप मेरे को बता सकते हैं? पेन उठाया तो पिटाई लगेगी, क्या टाइम ले लो। इसका मास 40, 12, 16 और इसका वैसे मेरे को याद है, चेक करना, 100 होता है। आंसर कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैटायन। कैटायन पहचान लोगे इसमें? कैल्शियम, कैल्शियम का 40, टोटल 100, 40%। कैल्शियम की परसेंटेज, कैटायन की परसेंटेज पूछिए क्यों परीक्षित हो जाएगा। अब मुझे बताओ अमोनियम सल्फेट में कैटायन की परसेंटेज, मास परसेंटेज कितनी है? टाइम लेके बोलना, जल्दी नहीं। अमोनियम सल्फेट में पहले तो कैटायन पहचानो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का आपको पता है, वैसे तो सल्फर का भी पता है, बट मैं लिख रही हूं। कोशिश करना बच्चों, पेन मत इस्तेमाल करना, अपने 16 के टेबल को स्ट्रॉन्ग करो। कोई और नहीं करेगा। 32, 16 फोर जा कितना होता है? 64। गुड। दो बार नाइट्रोजन है तो 14 14 28 लिख दो। हाइड्रोजन 8 बार है, 8। कर लो भाई इसका एडिशन। 128 है कि 132 है? हो जाएगा। अब अभी भी चेक कर लेना, पता नहीं 130 है क्या है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट टू मच। पॉइंट इज ये जो भी अभी तक हम कर रहे हैं इतनी देर से, इट हैज नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री, बस वो सिंबल्स हैं केमिस्ट्री वाले। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद कैलकुलेशंस एंड इट्स प्रिसीजन, राइट? एक शब्द आया मेरे को याद, प्रिसीजन। तो ये प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज होना। हाँ हाँ हाँ, और कुछ और सिंपल लाओ, किसी ऐसे 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 को बताना जिसको डेसिमल वर्ड भी नहीं पता हो। हाँ, स्पीड कहां से आया प्रिसीजन में? स्पीड के साथ एक्यूरेसी थोड़ा सा पकड़ सकती हूँ मैं तुम्हारा पॉइंट। ये प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसाइज है हम, बिल्कुल जी। सॉरी, एंड तक प्रिसाइज मतलब जहां तक जा सकते। देखो तुम मेरी पिछली क्लास से सिग्निफिकेंट फिगर से मत देना प्रिसीजन। नॉर्मली आप क्या समझते हो प्रिसीजन का मतलब? परफेक्ट, एक्यूरेट। एक्यूरेट एंड प्रिसीजन आर नॉट सेम। प्रिसाइज का मतलब होता है हमने बहुत अच्छे से किया है। हम सही है कि नहीं सही ये मतलब नहीं होता। प्रिसाइज इज अ टर्म, और ये आपका सिलेबस है, मेरे को ममता मैम कल से याद दिला रहे हैं, आपने +1 में प्रिसीजन बात नहीं करी है, कर लो, क्वेश्चन है डीपीपी में। प्रिसीजन का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान है उसने कितना अच्छे तरीके से पूरी प्रोसेस और सिस्टम को फॉलो किया है। ही और शी इज वेरी प्रिसाइज इन हिज और हर एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको कह दिया इस बोर्ड की लंबाई नापो और एक इंची टेप पकड़ाया, आपने बड़े दिल से बड़े प्यार से ढंग से एक्यूरेट नहीं नहीं ढंग से आपने सॉरी उसको मेजर किया, रिपोर्ट किया, और एक बार में नहीं। प्रिसाइज क्या होता है? 5 बार लिया, उसकी एवरेज वैल्यू रिपोर्ट की। ये तरीका होता है। लैब में 5-6 रीडिंग लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चला मैंने इंची टेप आगे से काट के दिया था। आपके इंची टेप में 5 इंच से शुरू हो रहा था। सो व्हाट, आप तो प्रिसाइज थे, आपकी गलती नहीं थी वो। आप अगर एक्यूरेट नहीं थे तो किसी ऐसे रीजन की वजह से एक्यूरेट नहीं थे। तो इफ somebody इज प्रिसाइज, नॉट नेसेसरीली ही और शी कैन बी एक्यूरेट ऑल्सो। मैंने इंची टेप ही आगे से काट के दिया, तुम लगे हो प्रिसाइज नाप नाप के मेरे को देने में, बट यू आर फार अवे फ्रॉम एक्यूरेट आंसर। तो प्रिसीजन होता है करने का तरीका, एक्यूरेट होता है सही रिजल्ट से मैचिंग। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक मत मान लेना। यस, चांसेस पूरे हैं जो प्रिसाइज है वो ही एक्यूरेट है, बट अगर ऐसा जो मैंने किया वो हो जाए तो आपका प्रिसीजन साइड में पड़ा रहेगा और आप एक्यूरेट नहीं हो, कितने ही प्रिसाइज हो लो। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में एक शब्द, इट्स जस्ट अ वर्ड प्ले, वो मैंने आपके सामने करके बात करी। सो आज का आखिरी हम करें अगर टॉपिक जिसपे मैं क्लोज करूंगी क्लास को, जितनी जैसे ही हो जाए आई विल क्लोज द क्लास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या मतलब है? अगर आपने देखा थोड़ी देर पहले, और मुझे फटाक से इसका 180 मास भी बता दिया आपने, ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है।
मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, मैंने नहीं लिया आपके साथ, अभी अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि मुझे पता है 9th से इतना तो हम लेके आए हैं, दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसके अंदर कितने एटम्स कंबाइन किए हुए हैं? 24। कुल मिला के 24 एटम ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया, तो इसके मास को मैं क्या बोलती हूँ? मॉलिक्यूलर मास। इस मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को अगर आप देखो, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो नंबर्स हैं नीचे, क्या ये सिंपल होल नंबर रेशो है? नहीं। तो गलती से भी ये मत सोचना इसको सिंपल होल नंबर रेशो कर सकते हैं, CH2 एंड O। नो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है भाई, इतने कार्बन, इतने हाइड्रोजन और इतने ऑक्सीजन ने मिलके ही एक ग्लूकोज बनाना है, दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सिंपल होल नंबर रेशो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का निकाल के लिख दो, वो क्या बन जाता है? उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसको 6 से डिवाइड कर दूं। इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का ये होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास बताना, दक्ष करना कोशिश। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, क्विक। 16 और 14। 16 और 14। मैंने 14 कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ के 12 के 14 बना दिए पहले ही। ठीक है, तो 30, राइट। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? 30। मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला देके तुमसे इंपेरिकल फॉर्मूला मास मांगू और यू करूं, हो जाएगा? कर सकेंगे? चलिए, किसी को यूरिया याद है पिछली स्लाइड का? क्या था फॉर्मूला? NH2CO NH2। गुड, याद रखना। कब यूज करूंगी बाद में बताऊंगी। मुझे बताइए इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? क्यों चेतन? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये तो हम कर लेंगे। 17, 16 और 1 17, ये तो हम कर लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 34। यू श्योर एवरीबडी? 34 और ये 17। ओके। H2SO4 का भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। मैं मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछ रही, 98 मत देना। मैं कह रही हूं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम यही रहेगा। कोई सिंपल होल नंबर रेशो और मैं नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी सिंपल होल नंबर रेशो में मौजूद है। तो ये हो गया H2SO4। ये क्या कोई पहचानता है? बेंजीन। बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला CH। रुक जाओ, ये क्या है? इथाइन। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी इंपेरिकल फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट चीजों के सेम हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता कभी, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्योंकि सिंपल होल नंबर रेशो है, वो तो सेम हो सकता है। सारे अल्काइन का सेम ही होगा। चेक माय स्टेटमेंट। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सब में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो सेम है, 1:1। ऑल एल्काइंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। बेंजीन का भी सेम। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कईयों का सेम हो सकता है। डोंट माइंड इट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस असर्शन इज करेक्ट कि भाई इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दीज 4 5 6 स्पीशीज आर सेम। यस, व्हाई? रीजन क्या है? बिकॉज इंपेरिकल फॉर्मूला इज सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब। अब इतनी देर से आप मेरे को बता भी रहे हो इजीली। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपने मेरे को यहाँ 17 बताया था, और इसका मॉलिक्यूलर मास आपने मेरे को 34 बताया था। आई नो 17 इंटू 2 इज 34। जिससे डिवाइड किया है वही तो मेरे को डिविजिबल, जिस नंबर से, उसी से मेरे को रेशो भी पता, उससे उससे मेरे को मोलर मास और इंपेरिकल मास भी पता चल रहा है। तो क्या मैं यहां से ये स्टेटमेंट निकाल सकती हूं? प्लीज चेक एंड नोट डाउन। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल करते हैं कि ये स्टेटमेंट और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपको आज के बाद पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंपेरिकल फॉर्मूला?
और उसके बाद मैं उस स्टेटमेंट पे आती हूँ, बट एक बार इंपेरिकल फॉर्मूला टर्म लिख लीजिए आप। H2S1O4, पहले तो ऐसे समझ लो, 1 लिखा नहीं जाता। ये सिंपल होल नंबर रेशो का मतलब क्या होता है? किसी एक से डिविजिबल हो। ये 2 से डिविजिबल है, ये है 2 से डिविजिबल, तो फिर ठीक है ना, किसी एक का भी डिविजिबल नहीं है तो मैं सिंपल होल नंबर रेशो नहीं ला सकती। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क, क्योंकि इसके बाद इन क्लासेस के बाद, इस चैप्टर के बाद ये क्वेश्चन पूछने आपको बहुत अटपटे लगेंगे, आप खुद फील करोगे क्या पूछ लिया मैंने। ये सब पढ़ा इसीलिए, ये सारा मैं ना भी पढ़ाती काम चलता था, आपने 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन छोटा सा छोटा भी कोई इशू ना रह जाए उसके लिए ले रहे हैं। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है ये अब हम यूज करेंगे आज के बाद से, कि इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिस होल नंबर रेशो निकालने के लिए जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो कर रही हूं ना मैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या है? C6H6, और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH। इंपेरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच कराने के लिए? 6 से, जिससे डिवाइड किया। तो यस, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला गिव्स मी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप देख सकते हैं यहां पे। तो इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में भी n का ही मल्टीपल का फर्क होगा। चेक। अब देखिए, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो एक बार देख लेना बच्चों, अगले न्यूमेरिकल्स में फंसोगे। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास मल्टीप्लाइड बाय दैट 6 गिव्स मी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास। ये आप सबके पास हो, नोट कर रहे हैं लोग? तो मैं आपको बता दूं, ये पढ़ा क्यों दिया इतना कुछ, इसका क्या है करना है मेरे को रेशो ही निकालना है? नहीं। आप देखिए, जितना भी डायग्नोसिस किसी डिजीज का होता है, सबसे पहले कोई किसी को प्रॉब्लम है तो क्या कहते हैं जी? ब्लड टेस्ट, बेसिक थिंग। ब्लड में आइडेंटिफाई करते हैं कोई अननोन चीज तो नहीं है, मिल गई अननोन चीज। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो नॉर्मल पर्सन के ब्लड में नहीं हो सकता, उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग कर लेते हैं। फिर पहचानने की लड़ाई होती है क्या चीज? तो सबसे पहला उस साइंटिस्ट से एक ही सवाल होता है, उस लैब टेक्नीशियन से एक ही सवाल होता है जिसने पहली बार कोई टेस्ट किया, डिस्कवर या इन्वेंट। तो उससे एक ही सवाल होता है क्या ये? तो वो पहला कहता है भाई मैं नहीं बता सकता क्या है, मैं इतना बता सकता हूं कि मैं इस सैंपल को केमिस्ट को भेजूंगा और वो केमिस्ट एक लैब में ये बता देंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो एक रिसर्च लैब में जाएगा, सैंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा और फिर वापस लौटेगा, भाई ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर लो, किस किस से मैच होता है। और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किन्हीं दो ही चीजों से मैच किया तो पक्का ये ब्लड में जो सैंपल में ये चीज मिली या तो ये है या ये है। फिर हम और टेस्ट करते हैं, एक एक लेवल टेस्ट और डिमांड होती है, फिर भाई अब तो हमें कल्चर करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा। कोई भी अननोन चीज आपको पता लगानी है तो सबसे पहले क्या निकालना है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बड़ी कॉमन चीज आपके चारों तरफ, मच्छर भगाने के लिए हम आज की डेट में क्या कर रहे हैं? वो गुड नाइट, ऑल आउट ब्रांड्स, ये हम लगा देते हैं, मच्छर भाग जाते हैं। बेसिकली मच्छर जो पहले भगाया जाता था वो किससे भगाया जाता? नीम की पत्तियां ली और उसको लॉन में जला दिया, उससे आसपास, इट्स अ बेस्ट इंसेक्टिसाइड, सारे मच्छर उससे मर जाते थे। कहां कहां नीम की पत्तियां पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट अर्बन लाइफ की गई कि हमें इंसेक्ट भगाने के लिए वो कंपाउंड चाहिए, केमिकल कंपाउंड जो नीम की पत्तियों में है। आई वॉन्ट दैट, फिर मैं उसको इंडस्ट्री में बना के निकाल दूं नॉर्मल पब्लिक के लिए। नीम की पत्तियों में उस कंपाउंड को ढूंढ के एक्सट्रैक्ट करके केमिस्ट को दे दिया गया कि इससे मच्छर भाग रहे हैं, आप ढूंढो क्या है ये। फिर उस केमिस्ट की पूरी टीम ने क्या किया? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के लौटा दिया, अब ढूंढ लो ये क्या है, अवेलेबल केमिकल्स में से मैच कर गया और हमने उस केमिकल का मास प्रोडक्शन करके आप पे पहुंचा दिया। बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल है कैफीन। चाय पीने से स्केलेटन पेन को आराम मिलता है, सिर दर्द को आराम मिलता है, ठंड को आराम मिलता है, बेसिकली नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है, डबल काम करने लगता है। जब ये देखा गया कि चाय की पत्तियों में कुछ तो ऐसा, ये मेरा ग्रेजुएशन का प्रोजेक्ट था कि मेरे को 250 ग्राम चाय की पत्ती दी गई थी, उसमें से कैफीन एक्सट्रैक्ट करके अपने सर को रिपोर्ट करना था, कुछ दिन लगे थे उसमें, नहीं इतना सा कर पाए थे हम, तो बहुत वेस्ट होता है। तो उसमें से कैफीन एक्सट्रैक्ट किया गया और ढूंढा गया ये है वो कंपाउंड जो नर्वस सिस्टम को उड़ा देता है।
उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करके ढूंढा गया और उसका मास प्रोडक्शन कर लिया गया। और अब आपको वो जो रेड बुल, क्या क्या एनर्जी ड्रिंक हैं आप लोगों के, जो भी है, वो ब्लू ब्लू सा भी आता है एक, गेटोरॉइड, राइट, अब तो कई रंगों में आ गया है। इन सब में क्या होता है, वो टी लीव से एक्सट्रैक्ट किया हुआ कैफीन डालते हैं, विच इज इन टी और कॉफी अदरवाइज प्रेजेंट। तो सबसे पहला काम इन सब चीजों में क्या हुआ, आइडेंटिफाई दैट केमिकल, उसको फिर लैब में सिंथेटिकली बना के डब्बों में बंद करके देंगे, ये लोग तो खरीद ही लेंगे। तो वो केमिकल आइडेंटिफाई करने की टीम क्या काम करती है, वो है आपका पार्टी, वहां आना है ये सब कुछ। मान लीजिए आपको एक हमने केमिकल एक्सट्रैक्ट करके अननोन दिया नीम की पत्तियों में, भाई ढूंढ के बताओ ये क्या है, हमें फैक्ट्री डालनी है इसकी। तो वो काम ये चैप्टर आपको बताता है कैसे करते हैं। ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आई विल गिव यू टेस्ट। वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज का, जो भी चीज आपको दी गई, चाहे वो ब्लड सैंपल के अंदर थी, चाहे वो किसी लीव्स में थी या ब्रांच में थी, जहां भी थी, उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढ के देते हैं हमको। अब आप सोचिए, एक केमिकल, अननोन केमिकल को पहचानने के 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले केमिस्ट क्या करता है, ढूंढता है इसके अंदर क्या क्या है। तो एक केमिस्ट ने मेरे को ढूंढ के दिया, जो सैंपल मैंने दिया, इसके अंदर सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये आपका वॉल्यूम 2 का आखिरी चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर में मिलेगा, ढूंढते कैसे हैं। सोडियम का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, ऑक्सीजन के क्या होता है, ये आपको इसी साल वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा। तो उस टीम ने जिसने वॉल्यूम 2 चैप्टर पढ़ लिया है, वो टीम बता देगी भाई इसके अंदर सोडियम है, सल्फर, ऑक्सीजन है, हमारा काम खत्म, अब दूसरी टीम का काम शुरू। दूसरी टीम का काम क्या होगा, ये भी वॉल्यूम 2 के उसी चैप्टर में है, कितना परसेंट सोडियम है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है। दूसरी टीम ने ये ढूंढा, आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे वॉल्यूम 2 में, कि सोडियम कितने परसेंट था, सल्फर कितने परसेंट था, और ऑक्सीजन कितने परसेंट था। काम दिया और चले गए, और अब हमारे पास काम आया। तो आपको जो इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें ये 2 चीजें इन्फॉर्म्ड होंगी, जो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना वॉल्यूम 2 में जो आएगा वहां से करेंगे। तो आपकी टीम जो है, ये क्लासरूम के पास क्या टास्क है, ये एक अननोन केमिकल है, पहचानो, इसका फॉर्मूला दे दो बस, बाकी तो मैं मैच कर लूंगी। तो हम कहेंगे बताओ कौन कौन से एलिमेंट है, तो वो टीम बोलेगी इसके अंदर सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अगली टीम से पूछेंगे कितना कितना परसेंटेज है, वो बता देगी जी ये 29.11% है, ये इतना परसेंट है, बचा कुचा 100 में से माइनस करके 30.33% है। अब हमारी टीम का काम शुरू होता है इसका फॉर्मूला क्रिएट करना। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन में एक टेबल बनाना होता है बस। अब मैंने टेबल बनाया, पहला कॉलम नेम ऑफ द एलिमेंट, दूसरा कॉलम परसेंटेज, तीसरा कॉलम एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास होता है, सॉरी, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। अब आप परसेंटेज और एटॉमिक मास को डिवाइड करोगे, अगली क्लास में पता चलेगा मोल्स होता है, बट अभी नहीं पता मेरे को। परसेंटेज को किससे डिवाइड करते हैं, उसके मास से, कितना मिला डिवाइडेड बाय उसके एक एटम का मास कितना, डिवाइड करके मेरे पास ये आंसर आया। दिख रहा है सबको आंसर? जब 29.33 को 29.11 को 23 से डिवाइड किया, ये आया, सिमिलरली इधर, सिमिलरली इधर। तो यहां मैं इस कॉलम में क्या कर रही हूं, मैं डिवाइड करके एक तरह का वैल्यू निकाल ली मैंने, तीनों के लिए वैल्यू मेरे सामने आ गई। ये अगली क्लास में आपको पता चलेगा, दिस इज नथिंग बट मोल्स। खैर जो भी है, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू पहचानो, 1.26, यानी इन तीनों का रेशो निकालते, रेशो निकालने के लिए सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो 1.26 से तीनों को डिवाइड करना है। ये आया। इसके बाद अगर तो ये होल नंबर में आ जाता, वेल एंड गुड, होल नंबर के बजाय ये आया फ्रैक्शन में, तो इसको सिंपल होल नंबर रेशो में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करने के लिए इंटू टू कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 और सॉरी, आंसर पहले सोच रही हूं ना। ये मैं आपको कहूंगी, आपने जो मेरे को केमिकल उठा के कहीं से दिया था, मेरे इस क्लासरूम का काम सिर्फ एक काम था, एम्पेरिकल फॉर्मूला दो।
मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दे रही हूं, इसमें 2 सोडियम है, 2 सल्फर है और ऑक्सीजन कितना है, 3। मैं आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दूंगी। 3 टीम लगती है ये पहचानने में कि केमिकल कौन सा है। तो ये मेरे पास Na2S2O3 नाम का एक इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने दिया। फिर हम और डेटा मांगते हैं, कुछ और चीजें आती जो कि कंटिन्यूएशन में अगली क्लास में जाएगा। बट पहले मुझे बताइए, अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने को दिया जाए, ये टेबल समझ आया सबको? एक बार देख लो, नोट करो जी इसको। अगर मैं आपको बोलूं मुझे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला तो आपने दे दिया, आप मेरे को इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दीजिए, तो आपको एक स्टेटमेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, वो वापस लिख रही हूं मैं। इंपेरिकल फॉर्मूला से जो मास आएगा उसको किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करके अपने आप मोलर मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, राइट? क्योंकि एन से मल्टीप्लाई ही किया है हमने, वो एक तरह से सिंपल होल नंबर रेशो को डिसोबे किया। उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला मास बताएगा कोई मेरे को? ये कितना है बच्चों? इंपेरिकल फॉर्मूला मास एवरीवन, अगर मैं आपको कहती हूं इसका मॉलिक्यूलर मास इज 158, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? आपने बताया इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी यही है, 158 इंटू एन इज 158। इसका मतलब एन क्या है? 1। इसका मतलब यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। ऐसा हो ही सकता है, H2SO4 आपने देखा ही था। H2SO4 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वही इंपेरिकल फॉर्मूला भी था। यहां पर अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर मास दे देती हूं तो मैं क्या फायदा उठा सकती हूं, आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ सकती हूं। तो इस एक अकेले टेबुलर फॉर्म से आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। साथ ही साथ तो यहां जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए एक बार और याद करिए क्या कॉलम बनता है। पहले तो नेम ऑफ द एटम या सिंबल, परसेंटेज, उसका मास, देन परसेंटेज डिवाइडेड बाय मास। इफ इट कम सिंपल होल नंबर वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसको बनाइए, सिंपल होल नंबर बना लोगे तो आप मेरे को इंपेरिकल फॉर्मूला इस मेथड से बहुत आसानी से दे सकते हो। इंपेरिकल फॉर्मूला दे सकते हो तो क्या एक और चीज दे सकते हो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सपोज वो आया x, और अब अगर मैं आपको कहूं मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चाहिए, आप कहोगे बस मॉलिक्यूलर मास दे दो आप मेरे को। मैं मॉलिक्यूलर मास देने में थोड़ी आनाकानी करती हूँ, इनडायरेक्ट तरीके से देती हूँ। वेपर डेंसिटी इसकी 34 है जी, तो इंटू 2 करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। यानी ऑल इन ऑल इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपने खुद निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मैं दूंगी क्वेश्चन में, डायरेक्ट दूं या आपको तंग करके दूं, वेपर डेंसिटी वाले रूट से कैसे भी दूं। जब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ जाएगा, आपको पता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास को आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। ये नंबर 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, 0 कभी नहीं आएगा, और उससे आप मल्टीप्लाई करके इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं।